तो हमने कल जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। राइट, हमने डायमेंशंस को पढ़ा था, डायमेंशन क्या होती है, कैसे हम डायमेंशन को और आगे क्वांटिटीज़ क्वांटिटीज़ को कैसे उनकी डायमेंशन में लिख सकते हैं, उनकी यूनिट और उनकी डायमेंशन में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। राइट, उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे और मैंने आपसे कुछ डायमेंशंस मांगी थी। राइट, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी डायमेंशंस में जो भी होमवर्क था उसमें अपने डायमेंशन लिखी है। राइट, तो किस किस को किस कौन सी डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम हुई, तो उन डायमेंशंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं। बताओ, किसी को प्रॉब्लम हुई थी? कौन सी डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम हुई थी? एनर्जी वाले में प्रॉब्लम हुई थी। ओके, और? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देख लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी। और और कोई? चलो एरिया को भी देख लेते हैं। और जब एरिया को देखेंगे तो उसी तरीके उसी तर्ज पे वॉल्यूम जाएगा, उसी पे आएगा ऊपर भी आगे। राइट, और कुछ? यही है भाई। पार्टिसिपेंट तो काफ़ी हैं, फिर ये सिर्फ ये 3-4 लोग ही क्यों बोल रहे हैं? अमन, जिज्ञासु, भव्य। ये कोई होमवर्क भी कर रहा है या फिर आके बस ज्वाइन करके ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं? हाँ, जिज्ञासु, अमन। मैं निकाल दूंगा अगर बोला नहीं तो। आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। भव्य कौन है? पिछली बार आए थे आप? ठीक है, ठीक है। ओके, तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, कैसे निकालेंगे इसकी डायमेंशन। राइट, तो डायमेंशन फिर हम और आगे भी बात करेंगे। आज आज हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन का और कैसे ये काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायमेंशन को वापस से रिपीट कर लेते हैं। जब भी कोई यूनिट होती है हमारे पास, राइट, तो अगर हमें उस यूनिट को रिप्रेजेंट करना हो, उस यूनिट को हमें रिप्रेजेंट करना हो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो यूनिट क्या होती है? सबसे पहले ये बताओ मुझे लक्की, यूनिट क्या होती है? व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट क्या होती है? लक्की कहाँ है? लक्की, मिनी, यूनिट क्या होती है? राइट, किसी क्वांटिटी को मेजर करने वाला टूल। किसी क्वांटिटी को मेजर करने वाला टूल। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने वाला टूल यूनिट कहलाता है। याद रहेगी बात? ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का टूल यूनिट कहलाता है। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? हम मीटर में मेजर करते हैं, तो मीटर उसकी यूनिट हो जाती है। अगर हम वॉल्यूम को जब मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? हम लीटर में मेजर करते हैं, तो वो लीटर उसकी यूनिट हो जाती है। राइट,
ओके, तो किसी भी चीज़ को हम जिस तरीके से जिस जिस क्वांटिटी में हम उसको मेजर करेंगे, जिस टूल से हम उसको मेजर करेंगे, उस टूल का नाम होता है यूनिट। ओके, तो अब यूनिट को जब हमें यूनिट को डायमेंशन में बताना होता है, तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होता है एक्सटेंट। याद रखना हमेशा, एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ एनीथिंग, एक्सटेंट ऑफ व्हाट, जिसमें भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो वो उसकी डायमेंशन हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी पी पॉइंट को आप कैसे लिखते हो? 2 3 - 3। जब हम इसको 2 3 - 3 लिखेंगे, या फिर 1 2 3 लिखेंगे, या फिर 0 0 0 लिखते हैं, कोई भी इसको कोऑर्डिनेट देते हैं, तो ये क्या बताता है हमें? ये हमें इस पॉइंट की लोकेशन बताता है। ये हमें इस पॉइंट की लोकेशन बताता है। किसके टर्म्स में? एक्स, वाई और जी की टर्म्स में, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक्स का एक्सटेंट बता रहा है, वाई का एक्सटेंट बता रहा है, जेड का एक्सटेंट बता रहा है। एक्सटेंट का मतलब कि आपने उसको कितना बढ़ाना है, वो कितनी जाएगी आगे। ओके, कितना एक्स है, कितना वाई है, कितना जेड है। तो ये 2 3 - 3 क्या है? ये 2 3 - 3 डायमेंशन हैं। किसकी डायमेंशन हैं? एक्स वाई जी की डायमेंशन है। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से जब हम किसी यूनिट की डायमेंशन लिखते हैं, मतलब हम उस यूनिट को का एक्सटेंट बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इन टर्म्स ऑफ टाइम, in terms of any fundamental quantity, in terms of any fundamental quantity। ओके, जब हम किसी भी यूनिट का, ध्यान देना, जब हम किसी भी यूनिट का एक्सटेंट बताते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वो डायमेंशन हो जाता है उस यूनिट का। पक्की बात है, वो उस यूनिट का डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम अगर लेंथ का हमें डायमेंशन बताना हो, तो लेंथ का डायमेंशन कैसे बताएंगे हम? उसका एक्सटेंट क्या है? मास में उसका एक्सटेंट क्या है? 0। भाई मास थोड़ी होता है इसके पास क्या है? सिर्फ लेंथ है, तो एल का 1 हो जाएगा और टी 0। राइट, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है। ठीक है, तो जो नए हैं वो प्लीज़ डायमेंशनल एनालिसिस का मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको प्लीज़ देखो, तभी समझ में आएगा। ओके, अभी समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो वीडियो देखना है, और फिर उसके बाद ये वाला वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, तो इस वाले वीडियो को उसके बाद देखना है। ओके, तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो ये M0 L0 T0। ओके फाइन, अब हम प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की, कि आपसे एनर्जी नहीं निकली, राइट? एनर्जी नहीं निकली, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकली, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकली, और एरिया नहीं निकला। ओके फाइन, देखो, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ये एक ही बात है। ओके, इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं है, वो एनर्जी ही है। बस पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या है? कि वो अलग अलग तरीके से आपने उसको, ये टाइप ऑफ एनर्जी हो गई। टाइप ऑफ एनर्जी से उसकी यूनिट थोड़ी बदल जाती है। बदल जाती है क्या यूनिट? मिनी, अगर एनर्जी निकल गई, अगर एनर्जी सॉल्व हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जानी थी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो वही चीज। ओके, ऐसा तो भैया ने बोल दिया, लेकिन ऐसा अगर हम डायमेंशनली प्रूव करने की कोशिश करें तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। कैसी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायमेंशन का मतलब ही यही होता है। जब हम डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डायमेंशन एनालिसिस कहाँ कहाँ यूज होता है। हम नए नए फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, और फॉर्मूले की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला सही है या नहीं है। ये भी आप चेक कर सकते हो। ओके, अब देखो, जब आप एनर्जी बनाते हो तो एनर्जी क्या होती है? अगर मोटी मोटी भाषा में बोला जाए कि एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज व्हाट? इट्स वर्क डन, राइट? भाई यही होता है ना, जब कोई भी आपको समझाता है कि एनर्जी क्या होती है, तो वो क्या बोलता है? वो वर्क डन के बारे में ही बात करता है कि नहीं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना काम हो गया, उसी चीज को हम एनर्जी बोल देते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जितनी एनर्जी लगी मेरी, जितना मेरा काम हुआ, जितना मेरा वर्क डन हुआ, वही तो बी पॉइंट की एनर्जी, और उतनी ही एनर्जी लग गई। अरे हाँ या ना? जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जब हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज हमने बात करी थी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के बारे में बात किया था हमने 10th क्लास में, अगर आपको याद हो, तो हम क्या करते थे? किसी एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते थे, और जितना काम हो जाता था, उतने काम को हम क्या बोल देते थे? कि ये बी पॉइंट का क्या है? पोटेंशियल। अरे हाँ या ना? वही पोटेंशियल था। पक्की बात है। तो अब जब ये वर्क डन तो ठीक है, लेकिन वर्क डन किसके करस्पॉन्डिंग हुआ?
किसके करस्पॉन्डिंग हुआ भाई? यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो चार्ज के साथ होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अब वर्क डन का क्या होता है? व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क? अरे वर्क क्या होता है? छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यार। ये वर्क का आप लोगों ने डायमेंशन निकाल दिया, आपको पता ही नहीं है वर्क होता क्या है। ऐसे कैसे? तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? मैंने आपको बोला था फोर्स की डायमेंशन तो आपको याद ही रख लो तो ज़्यादा बेटर है। वाह, ये डायमेंशन है इसकी, है ना भाई? ml t-2। ओके, इसको याद कर लो, और अगर इसको याद नहीं होता तो यहाँ से निकाल लो, हर बार निकाल लो। जिससे याद नहीं होता वो हर बार निकाले, जब तक उसका दिमाग उसको याद नहीं करने बोलता इस बात को। ठीक है, हर बार निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। ठीक है, मास इनटू एक्सिलरेशन से हर बार फोर्स की डायमेंशन निकालना आप। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज व्हाट? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? ml t-2। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या, सॉरी डायमेंशन क्या होगी? l। सिंपल। तो क्या होगा ये? मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने में क्या होती है? पावर प्लस हो जाती है, तो m की पावर क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो m ही रहेगा। m 1 1। ठीक है, ml2t-2। पक्की बात है? तो ये किसकी डायमेंशन है? ये वर्क की डायमेंशन है। और यही एनर्जी की भी डायमेंशन हो जाएगी। पक्की बात है? ठीक है, यही एनर्जी की भी डायमेंशन हो जाएगी। अब नेक्स्ट, और कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे इस F की, ये एफ जी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर मुझे इस ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, मतलब मुझे M की डायमेंशन पता होनी चाहिए, मुझे इस M की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए, और मुझे इस R की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए, हाँ या ना? और मुझे इस G की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए, है ना? तो देखो, मोटा मोटी अगर अब तक आपने समझा हो तो बात यह है कि एनर्जी चाहे किसी भी रूप में आए, फोर्स चाहे किसी भी रूप में आए, वर्क चाहे किसी भी रूप में आए, उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती। अगर फोर्स चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, फोर्स चाहे कोई भी फोर्स हो, उसकी डायमेंशन नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती बताओ? क्योंकि फोर्स चाहे ग्रेविटेशनल, एक चीज बताओ मुझे, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? जो फोर्स की यूनिट होती है, वेरी गुड, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, थैंक यू। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट की भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। भाई फोर्स चाहे कैसी भी हो, वो न्यूटन न्यूटन ही रहेगा ना। अरे चीनी चाहे आप डब्बे में रख लो, चीनी चाहे आप पन्नी में रख लो, चीनी चाहे आप पेपर में रख लो, चीनी तो चीनी ही रहेगी ना। उसके रैपिंग का ही तो फर्क पड़ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स भी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स भी फोर्स है। तो फोर्स है, राइट? फोर्स मतलब न्यूटन। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सिलरेशन। अगर आप देखो तो मास इनटू एक्सिलरेशन ही रहता है हर जगह, कहीं पे भी वो चीज फर्क में नहीं आती। ओके, बस उसको दिखाने का, उसको बताने का तरीका बदल जाता है, लेकिन होगी तो वो फोर्स ही। और जब हम डायमेंशन निकालते तो हम डायमेंशन किसकी निकाल रहे हैं ये बताओ? डायमेंशन हम किसकी निकाल रहे हैं? हम यूनिट की डायमेंशन निकाल रहे हैं ना। जब यूनिट ही सेम है, जब यूनिट ही सेम है तो डायमेंशन भी सेम है। याद रहेगी ये बात? मिनी बहुत आवाज आ रही है बाबू आपकी तरफ से, मैं म्यूट कर दूंगा।
काम अपने आप को म्यूट रखा करो, ठीक है? जब बोलना हो तभी आप अनम्यूट करो। अगर आवाज़ बहुत आ रही है आपकी तरफ से तो अपने आप को म्यूट रखा करो, जब बोलना हो तभी अनम्यूट अनम्यूट किया करो। ओके ओके। तो इसी तरीके से अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको कोई डायमेंशन पूछे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, बताओ? जो फोर्स की डायमेंशन है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन भी क्या होगी, जो फोर्स की डायमेंशन। और फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml t-2। यही है, ठीक है? अब देखो इसमें जो ग्रेविटेशनल का जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से आपको डायमेंशन ये फोर्स की नहीं पूछता, ये पूछता है आपसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। अगर आपने कभी भी क्वेश्चन थोड़े बहुत, जिसने भी बुक उठाने की हिम्मत करी होगी, वो उसने जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, वो क्वेश्चन पूछा हो गया होगा इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन कभी नहीं पूछी होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये टाइप ऑफ फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, mlt-2। अरे हाँ, पक्की बात है। तो अब अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलेगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन? उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से निकलेगी जिस तरीके से यूनिट निकलती है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यूनिट, एग्जैक्टली अकेला करके, ठीक है? तो इसी तरीके से जिसकी आपको डायमेंशन निकालनी है उसको अकेला कर दो, उसकी यूनिट निकाल लो और उससे डायमेंशन निकाल दो। स्टेप समझ में आ रहे हैं? देखो अब देखो स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अकेला करना है, जी कैपिटल जी को अकेला करना है। कैसे करेंगे, एफ जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, हाँ है ना, इज इक्वल टू कैपिटल जी। अब इसकी यूनिट निकाल लो, यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, राइट, रेडियस होती है, मतलब डिस्टेंस ही तो होता है ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। मैं यूनिट बता रहा हूं, तो एम स्क्वायर अपॉन में मास वन मास टू मतलब के जी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, ये तो बन गई मेरी यूनिट, क्या हो गई ये, यूनिट। अब इससे मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन। डायमेंशन या तो यहां से निकलेगी या फिर यहां से निकलेगी, मर्जी तुम्हारी है, जैसा तुमको समझ में आए। इस तरीके से निकालने में बस मैंने पिछली बार भी बताया था, एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि मास, यहां पे एम मास को डिनोट नहीं करता, मीटर को डिनोट करता है, ठीक है? तो यहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं तो हमेशा फॉर्मूले से निकालता हूं। इसके फायदे क्या है, फायदा ये एक तो फॉर्मूला याद हो जाता है, और दूसरी बात डायमेंशन मेरी गलत नहीं होती कभी भी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बताओ, फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2। देखो जिसको याद है वो डायरेक्टली लिख देगा, और जिसको नहीं याद है वो अभी F इज इक्वल टू ma करेगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करेगा। देखो चीज को समझना जरूरी है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता दोगे, राइट? लेकिन जब आपने एक बार सीख ली वो चीज तो याद कर लो ना फिर, क्योंकि आपके ब्रेन को तो पता है ऑलरेडी, वाई टू वेस्ट टाइम एवरी टाइम। समझ में आ गई बात? तो ml-2। अब r मतलब क्या है, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, l। कितनी बार है, 2 बार। समझ में आ गई बात? तो L2 हो गया अपॉन में mn, यहां पे m क्या है, मास। मास की डायमेंशन क्या है, m खाली, और इधर भी m है तो डायमेंशन क्या है, m, ठीक है? तो स्क्वायर हो जाएगा, यस। m, l यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, दोनों के बीच में क्या है साइन, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L3, और t-2 अपॉन में m2। पक्की बात? अब क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड करना मतलब माइनस करना है, लिख लेते हैं पहले m, हाँ, ml3-2 अपॉन में m2, राइट? अब या तो आप m से m काट लो, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं इसको नॉर्मल मैथ्स के तरीके से बताता हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा m1-2, क्योंकि डिवाइड है, L3t-2, ठीक है? तो क्या होगा ये बताओ, -1। ये किसकी डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है, ठीक है? समझ में आ गई बात, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है। इसी तरीके से जब एनर्जी निकालते हो तो पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन क्या होगी, जो एनर्जी की डायमेंशन है। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, जो वर्क डन की डायमेंशन है।
समझ में आ रही बात? इससे एक और चीज पता चलती है, इससे एक और चीज ये पता चलती है, चाहे आप वर्क डन लो, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? मिनी, वर्क डन की यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है? याद नहीं है? जूल्स। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? समझ में आ गई बात? तो सब की यूनिट क्या होगी? जूल्स। लेकिन यहाँ पे अब एक और मसला आता है, यहाँ पे मसला ये आता है कि आपसे पूछता है, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ क्वेश्चन को, मैं आपसे एग्जैक्टली पूछ रहा हूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो ये चीज हमने पढ़ी है ऑलरेडी 10वीं क्लास में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? हाथ खड़ा करो जिसको पता है। रेज योर हैंड्स प्लीज। भाई रेज योर हैंड की कौन सी भाषा समझ में नहीं आई आपको यार? हाँ, हाँ, ऐसे भी तो रेज हैंड किया जा सकता है, होशियार सिंह तंवर तेवतिया, सॉरी। हाँ जी आर्यन बताओ। ताली नहीं बजानी है ऋषिका जी, हाथ खड़ा करना है। हाँ भाई, वोल्टेज पूछ रहा है, बता रहा है यार। मुझे लग नहीं रहा बता रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट थी वोल्ट। हाँ, इसका फॉर्मूला बता अब चल। तू ही। V इज इक्वल टू आई आर, देखा ये पता चल जाता है हमें, ये है इसका फॉर्मूला। भाई क्या किया होगा तुमने, भाई क्या किया होगा पता नहीं मेरे को पेपर में तुमने। पता नहीं, चीटिंग चली होगी तो बच गया होगा तू। वर्क डन बाय चार्ज क्या होता है? वोल्ट, वर्क डन बाय चार्ज, राइट। अब यहाँ पे बाय चार्ज होता है ना भाई, राइट, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है, वर्क डन बाय चार्ज। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालनी है रे, मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे? वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन की डायमेंशन क्या है? अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, क्या थी? T-2, ml2 T-2, राइट। तो वर्क डन की डायमेंशन लिख दो, क्या होगी? ml2 T-2। और अब किसकी डायमेंशन निकालनी है हमें? चार्ज की डायमेंशन। और चार्ज की डायमेंशन सीधी तो दी नहीं होती, राइट। मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, तो चार्ज की डायमेंशन आपको कैसे निकालनी है? हमें डायमेंशन दे रखी है करंट की, और करंट को आप डायमेंशन में लिख सकते हो ए, एम्पियर। तो आपको अब चार्ज की डायमेंशन करंट की टर्म्स में निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, राइट। तो आई टी इज इक्वल टू चार्ज, तो ए टी इज चार्ज, राइट। तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप? ए टी। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ? एम एल एल टू टी माइन, नहीं, -3, और ए -1। अरे समझ में आई बात? बताएंगे भाई। तो लकी अनम्यूट करके रखना, ठीक है? क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं। पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब है वर्क डन, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर देते हैं, मतलब वर्क डन इन मूविंग चार्ज। समझ में आ रही बात? ये चीज मैं 10वीं क्लास में समझाया था आपको कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क होता है। पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट वर्क डन होता है, लेकिन जब हम उसके सामने इलेक्ट्रिक ले आते हैं तो हम उसको चार्ज के रेस्पेक्ट में पढ़ने लगते हैं, और जब चार्ज के रेस्पेक्ट में पढ़ने लगते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि कितना चार्ज वो कितना चार्ज ले जाने में कितना काम किया। पक्की बात? The work done in moving unit charge from point A to point B is known as the potential difference between the two points। जब ये एक पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंच जाता है तो उसके लिए हम उसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई याद आ रहा है कुछ है? चलो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या हो गया आपका? वर्क डन
बाय चार्ज। अब वर्क डन तो वर्क डन है भाई, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, mL2T-2। यस। अरे हाँ या ना। अब चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, चार्ज की डायमेंशन हमें डायरेक्टली नहीं दे रखी। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी उसकी डायमेंशन हमें डायरेक्टली नहीं दी हुई। हमें बोला है कि आप करंट को एज अ डायमेंशन मान सकते हो। आप करंट को एज अ डायमेंशन मान सकते हो। जब हम करंट को एज अ डायमेंशन मानते हैं, तो करंट की यूनिट को आप डायमेंशन बना लेते हो। तो ए, करंट की डायमेंशन क्या है, ए। तो आपको क्या करना है, आपको चार्ज को एज करंट लिखना है। तो चार्ज को एज करंट कैसे लिख सकते हैं, मतलब चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना है यार, इन टर्म्स ऑफ करंट। चार्ज को इन टर्म्स ऑफ करंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ। करंट होता क्या है, व्हाट इज करंट, लक्की, क्या होता करंट। तुझे नहीं पता। अबे, वे पेपर में क्या करके आए बे, V/T। हे भगवान, क्या करके आए हो तुम पेपर में यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ भूल गया भूल गया। पापा का नाम क्या है बेटा। अरे लक्की, पापा का नाम कब लिखा था लास्ट। अरे तो फॉर्मूला मत याद कर भैया, मेरे को करंट बता दे, व्हाट इज करंट। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा तेरे से, व्हाट इज करंट, ये बता। अब ये फॉर्मूला क्यों बोल रहा है, जब तूने फॉर्मूला याद ही नहीं किया, तो अब मेरे को फॉर्मूला ही सुना रहा है तू है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ, चार्ज कितना गया, कितने टाइम में गया, ये करंट बताता है। लक्की से बात हो रही है। बोलेगा क्यों, बोलने को है ही नहीं कुछ। हाँ तो पेपर बोलेंगे उसके, बोर्ड बोलेगा, बोर्ड तू सुनेगा बेटा बस, याद रख अब, तेरा बोलने का टाइम खत्म हो गया। IT = Q। तो I की डायमेंशन क्या है, ए। टी की डायमेंशन क्या है, टी, AT। तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई, AT। समझ में आई बात। चलो तो AT, ओके, या, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या थी, ML2T-2, और चार्ज की डायमेंशन क्या थी, AT। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाएगी, अब आपको बस डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने के लिए ए तो ऊपर कुछ है नहीं, T-2 है, टी एक नीचे है, तो टी ऊपर चढ़ के, सिंपल मैथ्स करो यार। देखो कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि भैया ऐसे कहाँ से कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं जो तुमने आगे नहीं पढ़ा हो। एक्सपोनेंट्स पढ़ा है राइट, एक्सपोनेंट्स आता है ना। भाई एक्स की पावर अगर 2 होती है और एक्स की पावर नीचे 1 होती है, तो कितना लिखते हो लक्की। अपना नेटवर्क ठीक कर, सबको आ रही, तेरे को नहीं आ रही। एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 दिख तो रहा है तेरे को, इसको किसको कितना लिखेंगे इसको, व्हाट इज द वैल्यू। एक्स लिखेंगे इसको। अब आ गई होगी तेरे को पूरी आवाज। तो x2 - 1, ये एक्सपोनेंट्स है राइट। ये भी नहीं आता तो बताओ भाई, ये किस किस को नहीं आया समझ में।
लक्की समझ में आई ये बात? तो क्या हो जाएगा, आपको m नीचे देखना है, m इधर क्या है 0, ऊपर क्या है 1, तो 1 माइनस 0 1, राइट। l 2 माइनस 0, t माइनस 2 माइनस 1, a 0 माइनस 1, राइट। अब आप क्या लिखोगे इधर, m की पावर 1, m1, l2, t माइनस 3, a माइनस 1। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? पक्की बात है? ठीक है। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूँ, ठीक है? ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी समझाई थी, वापस बताता हूँ तुमको। तुम्हें अगर लग रहा हो, अगर किसी को भी लग रहा हो, ठीक है, कि 11th बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगी, जैसे हमने पिछले 9 साल काटे हैं वैसे ही अगले साल 2 साल भी कट जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। आ रही बात समझ में? रुला देगी, लिटरली आंसू ले आएगी आंखों में। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वैसे जिनको फर्क ही नहीं पड़ता उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। लेकिन जिनको सही में दुख होता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, उनको लिटरली रुला देगी। क्योंकि मुझे भी रुलाया था। समझ में नहीं आता बाबा, अब तक आप जो अपने हवा में बैठे हो ना, कि हमें तो कुछ भी अब तक आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरे कंसेप्ट पीछे तक के पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो मेरे को बोलो कि भैया मेरे को पीछे का ये नहीं आता, तो उसके साथ कुछ काम किया जा सकता है अभी, अदरवाइज नहीं किया जा सकता कभी भी। बैठे रहना चुपचाप लेके अपना ताम तंबूरा। क्योंकि मैं हमेशा आपके पिछले कंसेप्ट के साथ इसको लिंक करूंगा। अगर आपको पिछले 10 का भी कंसेप्ट अगर अब तक याद नहीं है, तो फिर भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, सीरियसली। मत लो आप 10वीं में जैसे तैसे पास हो जाओगे, 11वीं में मत लो प्लीज, साइंस मत लो। ठीक है। ओके। और कौन सी डायमेंशन बची थी? एरिया। एरिया वाले को फटाफट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? एरिया क्या होता है? तो एरिया का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई, एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब ये है कि जितना भी जगह किसी कोई एक फिगर ऑक्यूपाई करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करूँ, राइट, तो अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करूँ, तो रेक्टेंगल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ये अगर मैं इसको बनाने लगा तो इसके अंदर कितनी जगह इसके अंदर आएगी, तो ये कैसे निकालूंगा मैं? तो आप नॉर्मली क्या करते हो, एरिया की बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या बोलती है आपको, कि आप साइड को मल्टीप्लाई कर दो साइड के साथ, यही तो बोलता है। या फिर अगर आप इसकी यूनिट में जाओ तो क्या होता है हमेशा, मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर है, यूनिट इसकी क्या है, मीटर स्क्वायर, जब इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर। अब मीटर किस में नपता है भाई? मीटर की अगर मुझे डायमेंशन लिखनी है तो क्या, मीटर की डायमेंशन क्या है, एल, और इस मीटर की डायमेंशन क्या है, एल। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2। चाहे वो एरिया साइड का हो, सॉरी, एरिया चाहे वो सर्कल का हो, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, चाहे वो किसी का भी हो, पैरेललोग्राम का हो, चाहे वो किसी का भी हो। क्योंकि अगर जब आप उसकी यूनिट लिखते हो तो क्या एरिया की, ट्राइंगल के एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं होती, मीटर स्क्वायर ही होती है, राइट। और दूसरी भी सबकी मीटर स्क्वायर ही होती है। जब हम एरिया लिखते हैं तो उसकी यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर ही होती है। तो जब हमेशा मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी तो उसकी डायमेंशन क्यों बदल जाएगी? हमेशा लिंक करना डायमेंशन को यूनिट के साथ, यूनिट जो है वही डायमेंशन बनेगी उसकी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके। अब मुझे एक चीज बताओ कि जिस क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है, जिस क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है,
ऐसी कोई क्वांटिटी है आपके दिमाग में जिसकी यूनिट नहीं है? आर्यन, नहीं ऐसी कोई ध्यान नहीं है तुमको, ठीक है। हाँ, आर्यन क्या किया तूने? सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। लिटरली आई एम क्लूलेस कि तूने 10वीं में पढ़ा क्या है। ठीक है, इसको मैं, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी अभी, ठीक है, वापस दूसरी मीटिंग को ज्वाइन करो। ठीक है, तो ओके, तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है। हमने 10th क्लास में ही वो एक क्वांटिटी पढ़ी थी। और कौन सी क्वांटिटी थी? होशियार ने सही बताया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सी क्वांटिटी है वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती ऋषि का यूनिट? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है वेलोसिटी की टर्म्स में भी। फिर वेलोसिटी की तो यूनिट होती है मैडम। हाँ, तो बात ये है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मुद्दा ये है कि कैंसिल हो जाती है। हम्म, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो वेलोसिटी हो। और एंगल की यूनिट क्यों नहीं होती? एंगल की यूनिट क्यों नहीं होती भाई? एंगल की यूनिट क्या है, कौन बताएगा? एंगल की यूनिट होती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री नहीं होती, रेडियन। राइट, ठीक है, रेडियन होती है यूनिट, डिग्री कोई यूनिट नहीं है, रेडियन यूनिट होती है। ओके, सो एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। राइट, अब क्योंकि वो रेशियो होता है इसलिए ऊपर भी वही क्वांटिटी होती है और नीचे भी वही क्वांटिटी होती है, और दोनों की यूनिट क्या हो जाती है? कैंसल आउट हो जाती है। जब भी आप रेशियो निकालते हो तो उसकी कोई यूनिट थोड़ी बोल सकते हो आप। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रेशियो बताओ मुझे एक फोर्स का दूसरी फोर्स से, तो उसकी कोई यूनिट थोड़ी बनेगी। राइट, समझ में आ रही बात? तो उसकी कोई यूनिट नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी चीज का रेशियो निकाल रहे हो तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब अगर उसकी यूनिट ही नहीं है, अब अगर उसकी यूनिट ही नहीं है तो क्या उसकी डायमेंशन होगी? क्यों नहीं होगी डायमेंशन? क्यों नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं? डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज डायमेंशन? एक्सटेंट ऑफ यूनिट। राइट, लेंथ कितनी, ब्रेड्थ, सॉरी ब्रेड्थ नहीं, मास कितना, टाइम कितना, करंट कितना। तो एक्सटेंट पूछ रहा है ना, ये एक्सटेंट पूछता है। अगर यूनिट ही नहीं है तो उसका एक्सटेंट निकाल के क्या करोगे? आ रही बात समझ में? लेकिन अगर यूनिट है तो ऐसा जरूरी है कि हमेशा उसकी डायमेंशन हो? हुँ? अगर यूनिट है तो जरूरी है कि उसकी हमेशा डायमेंशन हो, मतलब उस क्वांटिटी की हमेशा डायमेंशन होनी चाहिए। जिस क्वांटिटी की यूनिट है उस क्वांटिटी की हमेशा डायमेंशन होगी, ऐसी कोई जरूरी है? हुँ? शायद, हाँ। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है वो पॉइंट। ठीक है, कि जिस क्वांटिटी की यूनिट हो उसकी डायमेंशन भी होनी चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरी उस ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? कि जैसा कुछ हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन के लिए एग्री किया है, बाकी सबको हमने एग्री नहीं कर रखा। जैसे याद रखो, थीटा, एंगल, एंगल की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंगल की यूनिट होती है, लेकिन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती डायमेंशन? क्योंकि एंगल की यूनिट क्या है? रेडियन। रेडियन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी इसका मतलब क्या है? कि भाई वो किसी से डिराइव नहीं हुई, वो एज इट इज मान ली गई है। जब वो एज इट इज मान ली गई है और अगर हम एंगल को किसी डायमेंशन में नापना ही नहीं चाहते तो उसकी डायमेंशन क्यों बनेगी? डायमेंशन किसकी नॉर्मली आपने देखी है? एल एम टी ए, राइट? अरे हाँ या ना?
इन्हीं में तो डायमेंशन होगी, तो इसकी भी क्या होगी, एल जीरो, क्योंकि रेडियन फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एल भी जीरो, एम भी जीरो, टी भी जीरो, ए भी जीरो, तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ओके, तो वापस रिपीट करता हूं, जो आपको चीज याद रखनी है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि if a quantity if a quantity if a quantity does not have a unit, if a quantity does not have a unit, then it will for sure it will not have any dimension, राइट? इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होती, बट ऐसी कोई जरूरी भी नहीं है कि यूनिट है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि क्वांटिटी हैविंग यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं है। नॉट ऑलवेज ट्रू। और अगर नॉट ऑलवेज ट्रू है तो आपको पता होना चाहिए किन के लिए ट्रू नहीं है, और वो है एंगल, राइट? एंगल के लिए ये बात ट्रू नहीं होती। और एक चीज देखो, जब हम किसी की पावर लिखते हैं, जैसे एक्स की पावर 2 लिखी मैंने, एक्स की पावर 2 लिखी, तो क्या कभी ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है ना, तो क्या कांस्टेंट की डायमेंशन होती है? कांस्टेंट की डायमेंशन होती है। कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है बताओ? जैसे 2 की यूनिट क्या है, 3 की यूनिट क्या है? कोई यूनिट है इनकी? जब कोई यूनिट ही नहीं है तो इनकी डायमेंशन क्यों होगी? वो कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट किसकी टर्म्स में था कि उसकी वैल्यू नहीं बदलती। जब आप न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात करते हो, वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है कि मतलब अगर आपके पास सिस्टम सेम है तो ये हमेशा ये वैल्यू को आप पुट कर सकते हो ऐसा, एज इट इज। समझ में आ रही बात? लेकिन जब आप जैसे पावर में चढ़ाते हो, एक्स की पावर 2, तो 2 लीटर कभी देखा है? वाई की पावर 3, 3 मीटर कभी देखा है? नहीं ना, ये चीज नहीं होती। तो पावर में हमेशा क्या चढ़ता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। फिक्स है मतलब क्या है कि भाई ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग फिक्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आपके पास मास आना चाहिए, राइट? वो चीज वैसे सिस्टम में जानी चाहिए, तब आप वो कांस्टेंट को लगाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास पावर में यूनिट नहीं आएगी। पावर में अगर यूनिट नहीं आएगी तो पावर की क्वांटिटी भी, सॉरी डायमेंशन भी नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो अब आज एक और चीज को पढ़ते हैं, और वो चीज है आपकी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर आप दो क्वांटिटीज को, इफ यू वांट टू ऐड और सब्सट्रैक्ट, if you want to add or subtract two quantities, if you want to add or subtract two quantities, okay, then they must have same dimension, देन दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या? देखो, हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लेता हूं आपके पास x, ठीक है, मैंने क्या लिया, x, और मैं यहां पे लेता हूं y। क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? कैन वी ऐड देम? नहीं कर सकते, राइट? इसको एक्स वाई तो नहीं लिख दोगे, ये x प्लस वाई रहेगा, इसको ऐड नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं कि 2x प्लस 3x, क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है? इसको 5x लिख सकते हैं। क्यों आपने ऐड कर दिया इसको? क्योंकि ये और ये दोनों एक ही तरीका है, मतलब एक ही जात के हैं, राइट? एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे हैं, वेरिएबल सेम है इन दोनों के, राइट? ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दो क्वांटिटीज को प्लस करना है, मतलब अगर आपको वेलोसिटी को प्लस करना है,
अगर आपको वेलोसिटी को प्लस करना है किसी क्वांटिटी से, अगर आपको वेलोसिटी को प्लस करना है किसी क्वांटिटी से, तो इस क्वांटिटी की और वेलोसिटी की दोनों की क्या होनी चाहिए? डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो दोनों क्वांटिटीज प्लस नहीं हो सकती, या फिर सब्सट्रैक्ट भी नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एक और एग्जांपल देखो, जब आप लिखते हो x+2, कर सकते हो इसको, 2x लिख सकते हो इसको? अरे लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, राइट? इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, लेकिन 2+4, 2+3 प्लस किया जा सकता है 5। लेकिन हम x इंटू 2 कर सकते हैं कि नहीं? 2x किया जा सकता है। इसी तरीके से इसी तरीके से आप डायमेंशंस में भी आप क्या कर सकते हो? आप ऐड और सब्सट्रैक्ट छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो क्वांटिटीज को, इररेस्पेक्टिव ऑफ दे बिलोंगिंग टू डिफरेंट डायमेंशंस। समझ में आ रही बात? जैसे आप x प्लस हाफ करते हो, ये चीज नहीं किया सकते, राइट? इट्स नॉट अलाउड, बट x इंटू हाफ इज अलाउड, दैट इज 1/2x, राइट? अरे समझ में आ रही बात? इसको x/2 भी लिख सकते हैं हम। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड आप कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते? आप ऐड नहीं कर सकते, आप सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है मामला? ठीक है, अब देखो ये चीज कहाँ यूज में आएगी और हम कैसे पता लगाएंगे। देखो अब इसका पहला क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन हम लेते हैं। v प्लस ए बी, फॉर एग्जाम्पल v+a=b। यहां पे हमें दे रखा है, ये हमारी इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल, ओके? यहां पे हमें दे रखा है v इज वेलोसिटी, a क्या है नहीं पता, b क्या है नहीं पता, a क्या है नहीं पता, b क्या है नहीं पता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ए क्या है नहीं पता, बी क्या है नहीं पता, लेकिन हमसे पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए का भी डायमेंशन बताओ, बी का भी डायमेंशन बताओ। तो देखो स्टेप वन आपको करना क्या है? स्टेप वन ये है कि आपको इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि आरएचएस में जीरो चला जाए और यहां पे सब एक तरफ ले आना है सबको, ठीक है? मतलब आपको प्लस माइनस करके रखना है टर्म्स में। तो क्या करना है? v+a-b=0। अरे हाँ, हो जाएगा, पक्की बात। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, यहां पे ये क्या हो रहा है? एडिशन। और ये क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन। भाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल है क्वांटिटीज में? जब उनकी डायमेंशन क्या हो। भाई तभी तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, राइट? तो क्या करेंगे हम? तो मतलब v की डायमेंशन, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? m0 l1 t-1। अरे एल टी माइनस वन होती है वेलोसिटी की डायमेंशन। तो ए की डायमेंशन भी क्या होगी? LT-1। और बी की डायमेंशन भी क्या होगी? LT-1। तभी चीज ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही बात? पक्का? ठीक है, अभी वापस एक और क्वेश्चन करें। देखो और एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे हम? इसी तरीके से डायमेंशंस निकाल सकते हैं हम अलग अलग। हम किसी वेरिएबल की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान देना है, हमें ये कुछ चीज़ें पता चल रहनी चाहिए। वो क्या पता रहनी चाहिए? एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता होनी चाहिए, मतलब अगर आपको ऐड करना है क्वांटिटीज़ को, सब्सट्रैक्ट करना है, तो डायमेंशन कैसी होनी चाहिए? सेम। दूसरी चीज़ और क्या पता होनी चाहिए हमें? कि भाई पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती, पावर की कोई डायमेंशन नहीं होती। दूसरी चीज हमें और क्या करना है कि एंगल की भी कोई डायमेंशन
नहीं होती। समझ में आ रही बात? ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, आप क्वेश्चन ले लो, चलो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों चीज़ों पे ही क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले एंगल का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 10 xt, y इज इक्वल टू 10 xt, y इज इक्वल टू 10 xt। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ y एंड x। हो सकता है क्वेश्चन? अरे हाँ या ना? फाइंड द डायमेंशन ऑफ y एंड x, राइट? चलो सिंपल करता हूं आप लोगों के लिए, y को छोड़ दो, x का बताओ बस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ x कैसे करेंगे होशियार? भाई जब हम यहाँ पे 10 xt लिखते हैं तो ये क्या है? अब तक आपने क्या पढ़ा है? 10 10। अरे 10 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है वो? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी? हाँ, थीटा। अच्छा, 90 माइनस थीटा, ये एक लेवल ऊपर चलते हैं भाई। अरे 90 माइनस थीटा भी लगा ले, वो थीटा ही तो होता है। अरे एंगल ही तो है वो, राइट? तो एक्स टी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एक्स टी? एक्स टी इज नथिंग बट एंगल। अरे हाँ या ना? और एंगल की क्या है डायमेंशन? नहीं होती। एंगल की डायमेंशन नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि एक्स टी, इस चीज की, इस क्वांटिटी की, इन दोनों की डायमेंशन नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन हमें यह पता है कि टी तो टाइम है भाई, तो टाइम की तो डायमेंशन होती है, ये तो हमें पता है, राइट? तो अगर टाइम की डायमेंशन होती है तो एक्स की ऐसी कौन सी डायमेंशन हो जो ओवरऑल क्वांटिटी की डायमेंशन जीरो हो जाए? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भाई टी की डायमेंशन तो होती है, और टी की डायमेंशन क्या होती है? टी माइनस, सॉरी, टी 1, शिट, टी, राइट? टी की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी, पक्की बात है। लेकिन एक्स टी एज अ होल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्स टी एज होल इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की ऐसी कौन सी डायमेंशन हो जो इस पूरे वेरिएबल को, इस पूरे एंगल को वो डायमेंशन लेस कर दे? क्या होना चाहिए बताओ? ये तो पूरे की होनी चाहिए ना भाई। एक्स की डायमेंशन ऐसी क्या हो? देखो यार, यहाँ पे एक्स की डायमेंशन सपोज कुछ भी है, और टी की डायमेंशन है टी, और ओवरऑल डायमेंशन है मेरी जीरो, तो इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए तो ये जीरो हो जाए? अरे T-1 गोबर कटेगा नहीं। अरे नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई नहीं होता, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप। जीरो से मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? एक चीज बताओ, जीरो से मल्टीप्लाई करके डायमेंशन जीरो नहीं हो जाती भाई। जब टू को आप एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2x रहता है, राइट? रहता है ना, दोनों चीज खत्म थोड़ी हो जाता है। समझ में आ रही बात? आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, जीरो से आप मल्टीप्लाई कर दो, डायमेंशन से मल्टीप्लाई नहीं होती। जब आप डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने जाओगे, देखो अल्टीमेटली एक्स और टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन क्या होती है? M0 L0 T0, कर ले तू मल्टीप्लाई, क्या होता है बता? T1। अब क्या होगा इसका आंसर बता? M0 L0 T1, राइट? पावर प्लस नहीं हो जाती? तो फिर कर ले, अब कैसे करेगा? इसकी तो डायमेंशन नहीं थी, लेकिन इसकी डायमेंशन ने इसको एक डायमेंशन दे दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज नॉट ट्रू। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स की डायमेंशन माइनस होनी पड़ेगी, M0 L0 T-1, और यहां पे क्या होना होगा? M0 L0 T-1। अब क्या होगा? अब करो प्लस, M0 L0 T-1 +1, और अब क्या हुआ? ये M0 L0 T-0। समझ में आ रही बात? ओके। हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमसे पूछा क्या है कि एक्स की डायमेंशन क्या है? हमसे पूछा क्या है कि, हमसे पूछा है एक्स की डायमेंशन क्या है। हमें ये पता है कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, हमें पता है कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, और यहाँ पे एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स टी। तो एक्स टी की कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है? M0 L0 T0 होना चाहिए भाई। अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे क्या है? एक्स की डायमेंशन क्या है मुझे नहीं पता, एक्स की डायमेंशन क्या है, लेकिन टी की डायमेंशन क्या है ये पता है मुझे, टी इज इक्वल टू M0 L0 T0, राइट?
अब अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है तो आप क्या करोगे, x इधर रखोगे, अगर मैथमेटिकली भी मैं बोलूं तो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t। यस, तो क्या हो जाएगा x की डायमेंशन बताओ, माइनस माइनस t माइनस वन हो जाएगा, हाँ या ना। ये ये तो मैथमेटिकली हो गया, पर लॉजिकली भी तो सोचो, लॉजिकली भी इतना करने की जरूरत क्या है। अरे हाँ या ना, लॉजिकली सोचो ना इस बात को, राइट, चेक भी तो करना है इसको, लॉजिक भी तो सोचना है। देखो 11th क्लास में मैं आपको बताता हूँ, 11 12th में आप एक तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन जब आप दूसरे तरीके से उसको पढ़ने जाओगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगी। ओके, जब वो चीज समझ में नहीं आई इसका मतलब आपका कंसेप्ट हिला हुआ है, आपका कंसेप्ट सही नहीं है। देखो और एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम छोटे होते हैं, राइट, जब हम छोटे बच्चों को, आपको अगर मम्मी पापा बोलते हैं अपने छोटे भाई बहन को आप होमवर्क दे दो, तो आप क्या करते हो शाना बन के, क्योंकि आपके कंसेप्ट सही हैं, उसके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं इंटीजर्स के, तो आप क्या बोलते हो, भाई ऐसे करना, 2 + 3 करके दिखा मुझे, फिर तू मुझे एक काम कर, -2 + 3 करके दिखा, फिर तू मुझे 3 - 2 करके दिखा, फिर तू मुझे 3 + -2 करके दिखा, फिर तू क्या कर, फिर ये कर, +2 -+3 करके दिखा। करते हो कि नहीं ये बताओ, राइट, हम ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, अगर आपको इंटीजर का बेसिक जानना हो किसी का, आप इस तरीके के क्वेश्चन दोगे उसको, हम खुद ऐसा ही करते हैं। तो अगर इसने सारे क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब उसका इंटीजर का बेसिक सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3 - 2 तो कोई भी कर लेगा, पर -2 + 3 ये कोई करके दिखाए तब तो उसको पता चलेगा ना कि इंटीजर का मतलब क्या है। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो एक कंसेप्ट को एक से ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करनी है, और एक से ज्यादा समझने की कोशिश आप कैसे करोगे, या तो किसी से बात करके या फिर अपने दिमाग में सोच के। जब आप सोचोगे एक चीज को दो तरीके से सोचना, ओके, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने पढ़ा था जब, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने कैसे पढ़ा, एक तो ये क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू बेंड द लाइट, राइट, यही तो होता है, ये तो बेसिक मतलब हो गया। लेकिन जब हम इसको वेलोसिटी की टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं, हमने तब भी इसको समझ लिया, अगर मैंने तब भी इसको समझ लिया कि वेलोसिटी किसी मीडियम में कम होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से इफेक्ट करता है, और वेलोसिटी अगर किसी मीडियम में ज्यादा होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट एकदम पक्का हो गया। बच्चों को आपने देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पता है, इट इज द एबिलिटी टू बेंड द मीडियम, लेकिन जब मैं इसको वेलोसिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता हूं तो खत्म। तो आपको 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में एक चीज पे डिपेंड नहीं होना, एक कंसेप्ट को एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व करना है या फिर समझना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो मतलब आपका कंसेप्ट सेट है। अगर वो कंसेप्ट हिला हुआ है तो वो दूसरे तरीके से फेल हो जाएगा, 100% फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से एक ही चीज को अलग अलग क्वेश्चन देता हूं ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देता हूं कि अच्छा ऐसे करके दिखाओ, अच्छा अगर ऐसे हो गया तो ऐसे करके दिखाओ। अरे हाँ या ना। अभी देखो जो एंगल वाला हमने कंसेप्ट पढ़ा था, राइट, एंगल वाला, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं, टेन इनवर्स किया है, नहीं किया, अरे पूछ रहा हूं भाई, किया है कि नहीं, नहीं किया, ओके, ठीक है, ओके 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 ओके। जैसे अभी जैसे हमने, अब मुझे रजिस्टिविटी की आप डायमेंशन निकाल के देखना खुद से, ओके, रजिस्टिविटी की क्या होगी डायमेंशन, ये सब खुद कैसे करना है। अगर आपको रजिस्टिविटी मतलब रैंडमली, जब मैंने आपको रजिस्टिविटी के क्वेश्चन करवाए थे तो मैं कभी रेडियस को हाफ कर देता था, कभी मैं एरिया को डबल कर देता था, राइट। ये क्यों, ऐसा क्यों क्वेश्चन दिए गए, ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए गए कि आपको कंसेप्ट पता हो जाए। ठीक है, बोर्ड में उस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं आए वो दूसरा मैटर है, लेकिन आपका कंसेप्ट हिट है, कंसेप्ट सही है बिल्कुल, उसको आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपने एक बार उसको पढ़ लिया तो वो हो गया। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है, एक चीज को एक से ज्यादा तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अगर दूसरे तरीके से समझ में नहीं आता इसका मतलब आपका कंसेप्ट वीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वापस पढ़ना है इसका मतलब, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो अब पावर वाला एक एक कंसेप्ट देख लेते हैं, पावर वाला। पावर वाला क्या होगा, फॉर एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन व्हेन द क्वांटिटी इज y इज इक्वल टू x की पावर 80,
y इज इक्वल टू x की पावर 80। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। कैसे करेंगे बताओ? x की पावर 80, तो ये पावर है ना भाई, तो 80 पूरी पावर है ना, तो 80 अगर पूरी पावर है तो पावर की डायमेंशन क्या होती है बताओ? जीरो। अरे पावर की डायमेंशन क्या होती है? कुछ नहीं, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम चीज वही हो गई कि नहीं हो गई? अब ए की आपको डायमेंशन निकालनी है और टी की डायमेंशन आपको पता है टी होती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m0 l0 और t0। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? इसकी डायमेंशन क्या होगी? यहाँ पे जाएगा ये और क्या होगा? m0 l0 और t माइनस 1। यस, तो ये ए की डायमेंशन क्या हुई? ए की डायमेंशन हुई आपकी t माइनस 1। अरे समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन किए, आप 3 क्वेश्चन इस तरीके से करो। ठीक है, ओके, ज्यादा नहीं दे रहा, 3 क्वेश्चन करो, डायमेंशंस निकालो, और ज्यादा डायमेंशंस निकालो। जो भी आपने अब तक पढ़ा है वापस जाओ, वापस डायमेंशंस निकालो। जैसे रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस निकालोगे आप, रेजिस्टिविटी की डायमेंशन निकालो। ओके, और और क्या दे सकते हैं? रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालो। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस की डायमेंशन निकालो। और हाँ, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन निकालो। ठीक है, टाइम पीरियड की डायमेंशन निकालो। ठीक है, ये डायमेंशंस निकालो, और आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन क्या था सबसे पहले, जो ऑलरेडी हमने करा रखे हैं, वो क्या? y इज इक्वल टू वाई प्लस ए टी इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल m। ठीक है, y प्लस ए टी इज इक्वल टू m। फाइंड डायमेंशन ऑफ y एंड a। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलरेडी y इज इक्वल टू 10 ए एम, ये थोड़ा टफ बनाते हैं, ए वी, वेलोसिटी, हाँ वी, वेयर वी इज वेलोसिटी, वेयर वी इज, नहीं ए एक्सेलरेशन नहीं है, वेयर वी इज वेलोसिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड ए। बस चलो, ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन बहुत हल्का सा क्वेश्चन देते हैं। ई इज इक्वल टू एम एक्स की पावर ए टी, वेयर, हाँ, वेयर ए इज एनर्जी, ओके, m is mass, t is time, find the dimension of a। हो जाएगा? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस करने आपने, इन सब की डायमेंशंस निकाल के देनी है मुझे, और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, ठीक है, वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी नए बच्चे आए वो पहले डायमेंशन का पहला वीडियो देखें, उस डायमेंशन के वीडियो से डायमेंशन को समझें कि डायमेंशन होता क्या है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना और ये होमवर्क करना। ठीक है, पक्की बात? क्या बोल रहे हैं?
ये फॉर्मूला कहाँ से लर्न करेंगे? ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला? ये फॉर्मूले बाबू 10th क्लास के हैं आपके, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही सब है, कुछ भी नया नहीं लिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, नहीं आया तो अगली बार फिर कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं होता तो हम पहले डायमेंशन को समझो एक बार, अगर वो नहीं आता है तो अगली बार हम इसको वापस मैं इन सब क्वेश्चंस को वापस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आपने ट्राई करना है, ठीक है। ओके, ठीक है फिर।